दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि उस घटना के पीछे छुपी सच्चाई इतनी खतरनाक और इतनी खौफनाक होती है कि उसे समझना भी आसान नहीं होता। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है। वो भी कुछ इसी तरह की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, भरोसा, धोखा और एक बेहद डरावना अंजाम छुपा हुआ है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां एक दिन सुबह सुबह कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे गांव को हिलाकर ही रख दिया था। दरअसल जनवरी की ठंडी सुबह गांव की रहने वाली एक रन्नूबाई नाम की औरत अपने खेत की तरफ फसल देखने के लिए जाती है, और उसका ये रोज का ही काम था, रोजमर्रा जैसा। लेकिन उस दिन जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुंचती है तो अचानक उसकी नजर खेत पर, जमीन पर पड़ती है और एक अजीब सी चीज पर उसकी नजर जाती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई जानवर मरा पड़ा होगा, लेकिन जब वो थोड़ा पास जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। यह दृश्य इतना डरावना था, इतना खतरनाक था कि रन्नूबाई घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागते हुए गांव की तरफ दौड़ती है। गांव पहुंचते ही उसने लोगों को यह खबर फैला दी और देखते ही देखते पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और कुछ ही देर में गांव के कई लोग उस खेत की तरफ पहुंच जाते हैं। और जब उन्होंने वो कंकाल देखा तो हर कोई सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये किसका कंकाल है और यहाँ पर कि ये कंकाल कैसे आया, किसने यहाँ पर डाला, फेंका। मामला गंभीर था, इसलिए तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी जाती है और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और पूरे इलाके की पुलिस जांच शुरू कर देती है। और इस कंकाल को देखकर ये तक पता लगाना मुश्किल था कि ये किसी पुरुष का है या किसी महिला का कंकाल है। लेकिन जब पुलिस ने आसपास की जमीन और झाड़ियों को ध्यान से देखा, तलाशी ली, तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक सलवार सूट और एक जोड़ी चप्पल मिलते हैं। ये देखकर पुलिस को शक होता है कि शायद ये किसी महिला की लाश हो सकती है। ये सिर्फ उनकी सोच थी, शक था। अब पुलिस ने उन सभी सामानों को, सबूतों को अपनी हिरासत में कब्जे में लिया और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद पुलिस इंतजार करने लगती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का, क्योंकि वही रिपोर्ट ये बता सकती थी कि आखिरकार मरने वाला कौन था और उसकी मौत कैसे हुई थी। अब दोस्तों, ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें जो खुलासा होता है उसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये कंकाल एक औरत का है और जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल के आसपास है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्या की गई थी उसकी, और किसी ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला था। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो चुका था कि आखिरकार ये लड़की कौन थी और किसने इसकी इतनी बेरहमी से हत्या की होगी। अब पुलिस ने फौरन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और अपनी जांच यहां से आगे बढ़ाई शुरू की। जांच की शुरुआत गांव से ही होती है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि क्या हाल ही में गांव की कोई लड़की गायब हुई है। और तभी गांव वालों ने बताया कि गांव की रहने वाली एक 22 साल की लड़की जिसका नाम संगीता था, पिछले 1.5 महीने से वो लापता है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस सीधे संगीता के घर पहुंचती है और वहां पर उनकी मुलाकात उसके पिता मुकेश से होती है। जब पुलिस ने उनसे संगीता के बारे में पूछा तो उनकी आंखें भर आईं। अब उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एक शाम घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस घर पर नहीं लौटी और उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों के यहाँ घर में तलाशी करी, रिश्तेदारों से पता करा, लेकिन जब कहीं भी कुछ उसका पता नहीं चला तो मजबूर होकर उन्होंने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने जब ये सब सुना तो उन्हें शक
उनका जो पुलिस का जो शक था वो और गहरा गया और इसके बाद पुलिस ने एक अहम फैसला लिया। उस कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाया और उसका मिलान यानी कि संगीता के जो पिता थे उनसे कराया जाता है। जब रिपोर्ट आती है तो वो खबर पूरे परिवार के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में ये साबित हो गया था कि वो उन्हीं की बेटी है। डीएनए रिपोर्ट मैच कर जाती है। खेत में मिला वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि मुकेश की बेटी संगीता का ही था। अब ये साफ हो चुका था कि संगीता की हत्या की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये बाकी था कि आखिर संगीता की जान किसने ली है और संगीता को कोई क्यों मार सकता है। संगीता की मौत की पुष्टि होते ही पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार उसकी हत्या किसने की होगी और क्यों की होगी। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस ने संगीता के मोबाइल नंबर की सबसे पहले कॉल डिटेल निकलवाई, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ये किसके कांटेक्ट में थी और आखिरी समय में ये किसके कांटेक्ट में थी। और जब कॉल डिटेल सामने आती है तो उसमें एक ऐसा नंबर बार बार दिखाई दे रहा था जिस पर संगीता पिछले कई सालों से लगातार बात करती आ रही थी। और सबसे हैरानी करने वाली बात दोस्तों यही थी कि जिस दिन संगीता घर से निकली थी उसी दिन उसने आखिरी बार सिर्फ उसी नंबर पर बात की थी। अब पुलिस को यहीं से शक की एक मजबूत कड़ी मिल जाती है और जब उस नंबर की पूरी जानकारी निकलवाई जाती है तो तब पता चलता है कि वो नंबर पास के ही शहडोंगरी गांव में रहने वाले एक लड़के दिनेश दुग्गा के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसकी उम्र लगभग 21 साल थी और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस बिना देर किए दिनेश के घर पहुंचती है और उसे हिरासत में लेकर थाने लाया जाता है। और थाने में जब दिनेश से संगीता के बारे में पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो वो पहले तो साफ साफ इनकार कर देता है। दिनेश कहता है कि वो किसी संगीता को जानता ही नहीं है। अब पुलिस के पास तो वैसे भी प्रूफ था, लेकिन पुलिस को उसके झूठ पर जरा भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि सबूत उनके हाथ में था। कॉल डिटेल साफ साफ ये बता रही थी कि दोनों के बीच लंबे समय से लगातार बातचीत हो रही थी और काफी देर इनके बीच बात चलती थी। इसके बाद पुलिस दिनेश के सामने सारे सबूत रखती है और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है पुलिसिया अंदाज में। और कुछ देर तक बहाने बनाने के बाद आखिरकार दिनेश जो है वो टूट जाता है और फिर जो सच्चाई वो सुनाता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। दिनेश कबूल करता है कि संगीता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। और फिर वो पूरी कहानी सुनाता है कि लगभग 3 साल पहले उसकी मुलाकात संगीता नाम की एक लड़की से होती है। पहले दोनों के बीच दोस्ती होती है, दोस्ती आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें करने लगे। समय के साथ साथ दोनों मिलने भी लगे और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन संगीता इस रिश्ते को सच्चा मानती थी और जबकि दिनेश के मन में शादी का कोई इरादा ही नहीं था, वो शादी का सोच ही नहीं रहा था और वो जो था वो सिर्फ संगीता का इस्तेमाल कर रहा था, उसके जिस्म का। जब भी संगीता उससे शादी की बात किया करती थी तो वो पढ़ाई और नौकरी का बहाना बनाकर उस बात को उसकी टाल दिया करता था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ संगीता को शक होने लगा कि दिनेश उससे शादी नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए उसने उस पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। एक दिन उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर दिनेश ने उससे शादी नहीं की तो वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी और सारी सच्चाई पुलिस को बता देगी और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब संगीता की ये बात सुनकर दिनेश जो था वो डर गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर मामला पुलिस तक पहुंच गया तो उसका पूरा करियर खतरे में पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और इसी डर और स्वार्थ में उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने संगीता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस काम में उसने अपने गांव के ही 2 दोस्तों को शामिल कर लिया, जिसमें से एक दोस्त का नाम था समनदीप और दूसरा जो था वो नाबालिग लड़का था।
अब इन तीनों ने मिलकर पूरी योजना बनाई और सही मौके का इंतजार करने लगे। और फिर एक दिन दिनेश ने संगीता को फोन करके गांव के बाहर खेत में मिलने के लिए बुला लिया। संगीता अनजान थी और संगीता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने जा रही है वही उसकी मौत का जाल बिछा चुका है और आज ही बिछाया है। शाम को वो घर से निकलकर खेत में पहुंचती है और जहां दिनेश पहले से मौजूद था और उसके दोनों साथी भी पास ही छुपे हुए बैठे थे। कुछ देर तक दिनेश ने उससे बातें की और फिर एक बार फिर शादी से इनकार करने लगता है वो। अब यहां पर संगीता जो थी वो भड़क जाती है, गुस्से में आकर उसे धमकाने लगती है। तो दिनेश ने इशारा किया और उसके दोनों साथी बाहर आते हैं और इसके बाद तीनों ने मिलकर संगीता को पकड़ लिया और दिनेश ने उसके साथ अजीब हरकतें करी, उसके हाथ दबाए, एक ने उसका मुंह दबाया, मुंह बंद किया, तीसरे ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में संगीता की सांसें हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती हैं। और इसके बाद तीनों ने उसके कपड़े उतारकर दूर फेंक दिए और लाश को खेत में ही छोड़कर वहां से ये भाग चले और साथ ही उसका मोबाइल फोन भी बंद करके झाड़ियों में फेंक दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। उन्हें लगा कि समय बीतने के साथ साथ जैसे वक्त बीतेगा ये जो राज है ये हमेशा के लिए ही गड्ढे में दफन हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1.5 महीने बाद जब खेत में काम करने वाले यानी वो जो महिला आई थी रन्नूबाई, उनकी नजर कंकाल पर पड़ती है तो पूरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। अब दिनेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके साथी समनदीप को भी पकड़ लिया है और जो नाबालिग दोस्त था उसका आरोपी वो मुंबई भाग गया था, जिसे बाद में पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। और आखिरकार तीनों अपराधियों को अदालत में यहां पर पेश किया जाता है, जहां पर दिनेश और समनदीप को जेल भेज दिया जाता है और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। कितनी अजीब बात है दोस्तों, एक नाबालिग इतना बड़ा कांड कर देता है, इतना बड़ा। आपने निर्भया के केस में भी देखा होगा जिसमें एक नाबालिग था, इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जबकि जो कानून है हमारे देश का उसके नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए बाल सुधार गृह में हो सकता है कि ये लोग सुधर जाएं। तो इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।